नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के राजेंद्र नगर पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अध्यक्ष बिहार विधानसभा नंदकिशोर यादव सहित अन्य नेताओं ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जी का पुण्यतिथि और ये समर्पण दिवस है और निश्चित तौर पर आज अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का उत्थान और कल्याण इन्हीं का मंत्र था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं के इस महामंत्र को लेकर देश का कल्याण और उत्थान कर रहे हैं और हर समाज के जो आर्थिक स्थिति, देश की मजबूती का, इनका एकात्म मानववाद के माध्यम से आज सुशासन भी स्थापित हो रहा। श्रद्धेय अटल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके विचारधारा से पूरे देश को आज गौरवान्वित कर रहे हैं। तारिक अनवर है, कांग्रेस के बड़े नेता करने की मांग की है कि क्या आप गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं, और संगठन में फेरबदल करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, दिल्ली चुनाव के बाद का ये रिएक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वार्थ के गठबंधन बिखर गए, जिसका परिणाम उनको सामने दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस का नेतृत्व इतना कमज़ोर है, राहुल गांधी, जो संभव नहीं है कि वो जीत दिला सकें। और राहुल गांधी को हटा करके ही कोई राजनीतिक परिवारवाद, वंशवाद के लोगों से जब मुक्त होगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा किसी भी पार्टी का। सोनिया गांधी ने मांग की है। ये लोग मुद्दा चुनते हैं लेकिन मुद्दा से भटक जाते हैं। बिहार में जनगणना कराए, उस पर प्रश्न उठा दिए, उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी प्रश्न उठा रहे हैं। और इस तरह के मानसिकता सिर्फ चुनावी लाभ के लिए जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद पैदा करने का है। इनका मकसद समाज का या राष्ट्र की सेवा का भाव नहीं है। अंतिम पंक्ति में बैठा गरीब लोगों का उत्थान और कल्याण तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं। सही कहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति, ये जमींदारी मानसिकता के परिवारवाद के युवराज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। इनसे समाज कहीं गौरवान्वित महसूस नहीं करता है और कभी सफलता ये नहीं दिला सकते हैं। कि आज उनका शहादत है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो रास्ते दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की कल्पना थी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति की चिंता करती है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश भर की नजरें टिकी हुई है। बता दें कि इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं 13 फरवरी को गया में प्रगति यात्रा के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान वे मॉडल प्रभावित अस्पताल का लोकार्पण करने वाले हैं। वे 44 विभागों की 1000 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ वे लघु सिंचाई विभाग की 248 योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें 3100 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं 13 फरवरी को सीएम दिन भर कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बता दें कि सीएम हेलीकॉप्टर से गए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद जिला मुख्यालय से लेकर इमामगंज, बोधगया जाएंगे। इन स्थलों पर घूमने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय स्थित मॉडल प्रभावती अस्पताल आने वाले हैं। यहां पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल प्रभावती अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर सीएम लोकार्पण व शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम गया जिले को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बता दें कि अस्पताल स्थल पर 44 विभागों के 1000 से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं। बता दें कि इन योजनाओं पर 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद जताई गई है। यहां पर विकास की योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं सीएम नीतीश कुमार अभी से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। CUSP में एकात्म मानव दर्शन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। अपने दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी सोच का प्रतीक है। I said that this again we are using this terminology only because we are unaware
we have become unaware of our own cultural heritage, how in our culture politics has been defined. The politics in the light of the divinity of mankind. When you define politics, then what our thought leaders have said? They have said, Sarve Tyaga Raj Dharmeshu Dirishta. Sarve Diksha Raj Dharmeshu Chokta. Sarve Vidya Raj Dharmeshu Yukta. Sarve Loka Raj Dharmeshu Pirvishta. When you pursue politics which is rooted in the concept of divinity of mankind, then the requirement is not that you use fair and foul means to bring down your opponent, then your attitude becomes totally different. Then your attitude, you know that if I have to be in political life, then I must be ready to make supreme sacrifice. I must have the best manners and best conduct, and I must be good to all kind of people. Then I will be aware that I must try to acquire all kind of knowledge, and I must be aware that my heart and mind should be big enough to accommodate people of all background, all manner of people. What we say when we take oath for different offices, I shall do justice to all manner of people without any fear or favor. Then if you drive your inspiration from the Indian cultural heritage, the concept of divinity of mankind, what Pandit Deen Dayal Upadhyay has tried to do is to inject that concept of divinity of mankind into our politics. And for that we must be eternally grateful to him. I would like to conclude, because I have already taken 20 minutes, I would like to conclude with what Swami Vivekananda had said. He was asked, what is the purpose of life? He said that the purpose of life is not pursuit of pleasure. Purpose of life is pursuit of knowledge. Gyan. Tapa Swadhyay Niritam, ever devoted to the pursuit of knowledge. Ram Madhavji, in his remarks, he had raised a question that Swami Vivekananda was asked a question in England. I am trying to find an answer for that. I was always, right from my early days, when I went to the university, and I went to university after doing my high school, I used to ask this question to myself, that if India was recognized as a knowledge destination, as a knowledge civilization, 10th, 11th centuries, when the Europe had not yet, the European Renaissance had not yet taken off fully. At that time, Middle East, particularly the capital, Baghdad, those who are in the history department, they can see these. It was rife with intellectual activities, and it had become actually a kind of hub for intellectual activities. And they acknowledged, the Arabs acknowledged, that later part of the in the 9th century, they translated all the Greek knowledge into Arabic. But most part of the 8th century, they had translated Indian Sanskrit texts into Arabic, and they... नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि बिहार में जो इंडी गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। उसके घटक दल इंडिया में शामिल होंगे और जो बचेंगे उनके बीच आपकी खींचतान होगी और उनका सूपड़ा साफ होगा। एनडीए 225 सीटों के साथ पूरी तरीके से सत्ता में आएगी।
राजीव वर्मा ने कहा कि दिल्ली में हमारी पार्टी की हर जरूरी है, लेकिन हमने 50,000 से ज्यादा वोट लाए और हमारा संगठन आगे मजबूत होगा। नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति के आने पर कहा कि बिल्कुल सही बात है, वो युवा सकारात्मक राजनीति के साथ आएंगे या आना चाहते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन बिखर चुका है और अब उसके कई घटक दल उनसे निकलने वाले हैं। बिहार लोकसभा आयोग के अभ्यर्थियों का फिर समर्थन कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसद में कहा कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार और लोक सेवा आयोग को उनसे बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पार्टी ने, आप ये समझिए कि जहां हमारा संगठन बहुत उस स्तर पर मजबूत नहीं था, बावजूद उसके पार्टी ने 50,000 से ज़्यादा मत लाए और हम लोग एक अलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में सभा की और जहाँ जहाँ हमारे नेता ने सभा की वहाँ सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत भी हुई। तो ये सामूहिक एक प्रयास था और एक हमारे पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग लगभग कमोबेश जहाँ जहाँ एनडीए तय करेगा वहाँ वहाँ हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और एनडीए को भी मजबूत किया और हमारा संगठन का भी वहाँ पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार को लेकर कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, अच्छी बात है। हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए कि बनेगी सरकार, लेकिन अंतोगत्वा दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 225 पार एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन विपक्ष के लोग यहाँ राजद के लोग कह रहे हैं कि इनका 27वां चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब बिहार की जनता इस बात को बेखूबी समझ चुकी है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और दूसरी बात, महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला और आने वाले समय में जो गठबंधन विपक्ष का है वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आने वाले कुछ समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीतिक एंट्री हो गया और हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। युवाओं का स्वागत है और कोई यदि युवा सकारात्मक सोच के साथ राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल उनको आना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। बजट पेश हुआ, उसमें कहा जा रहा है, जो विपक्ष के सांसद है उनका कहना है कि बिहार को कुछ नहीं मिला, फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि यही विपक्ष दिल्ली में खड़ा होकर बोलता है कि पूरा बजट बिहार का था और वही विपक्ष बिहार में आके बोलता है कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तो मैं यही बात कहता हूँ, इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब बिहार को क्या मिलता? पिछले बजट में बिहार को लगभग 70,000 करोड़ की योजनाएं मिली। इस बार भी मखाना बोर्ड बिहार को मिला, निफ्टिम बिहार को मिला। यहाँ पर आपके एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात हुई, बीटा का ग्रीन फील्ड की बात हुई। अब उससे सारी चीज़ें मिलने के बाद भी कुछ तो ऐसा चाहिए कि लोगों के बीच में अपना जगह बना पाए। तो ये सब उलूर गुलूर बयान है। आप बिहार में चुनाव होने हैं, आप लोग कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, क्या रणनीति? देखिए, तैयारी तो पार्टी ने पिछले बार भी विधानसभाओं में सभी सीटों पर अपनी तैयारी रखी थी और संगठन पूरी मजबूती के साथ लगभग सभी विधानसभा सीटों में मजबूती के साथ तैयारी में है। लेकिन क्योंकि हमारे नेता एनडीए घटक दल के एक ईमानदार साथी हैं, इसीलिए जो एनडीए घटक दल में तय होगा, हमारे नेता जो तय करेंगे वही सर्वमान्य होगा और हम लोग पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे को लेकर आपके नेता अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, अभी भी अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं, कोर्ट का भी फैसला आ रहा है, पर री एग्जाम की बातें नहीं। हमारे नेता ने पूरे मजबूती के साथ उनका समर्थन भी किया और हमारे नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इसको लेकर एक कमेटी बना के, एक दल बना के छात्रों का भी वो मुलाकात करने के लिए उन्होंने उस वक्त भी कहा था। उस पर कुछ बात भी है, उसके बाद आगे क्या हुई हम लोग एक बार उस पर देखते हैं। सर, आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं, जिस तरह चिराग पासवान जी का बयान आया कि बीपीएससी परीक्षा जो है रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं। देखिए, सत्ता पक्ष में रही या विपक्ष में रहे, आपकी राजनीति जनता तय करती है, तो जनता के मुद्दों को आपको उठाना होगा। इसमें पक्ष और विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं। और यदि ये युवाओं की बात है, बिहार के छात्रों की बात है, तो हमारे नेता हमेशा से युवाओं की बातों को, उनका MY समीकरण आपको पता ही है, महिला और युवा, तो उस समीकरण पर हमेशा से उन्होंने अपनी मजबूती से बात को रखा है और हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और हम लोग विरोध में नहीं है। हम लोग सरकार को एक सुझाव देने का काम किए, जो हमारे नेता के माध्यम से देने का काम किया। कांग्रेस के नेता तारिक अनवर है, अपने ही दल पे सवाल खड़े कर दिए और कई तरीके के बात। मैंने आपको कहा तो कि विपक्ष में महागठबंधन साथ है कि नहीं है,
ये वो खुद पहले तय कर ले कि कौन साथ है कौन नहीं साथ है। आने वाले समय पे आप देखिएगा जो विपक्ष के 3-4 घटक दल आपको दिख रहे हैं, एक आध घटक दल तो एनडीए के साथ आ जाएंगे और बाकी जो घटक दल है उसमें आपसी फुटअव्वल जो है वो आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कल माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए सासाराम से श्रद्धालुओं की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करें। खासकर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी की स्थिति है। अगर किसी तरह ट्रेन के अंदर आप चढ़ भी जाएं तो ट्रेन के कोच के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार ट्रेन के अंदर पाँव रखने तक की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। यह कहे कि सांस लेने तक की भी जगह ट्रेन के अंदर नहीं है। जैसे ही प्रयागराज की ओर जाने वाली कोई ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है उसमें चढ़ने के लिए मारामारी की स्थिति हो जा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों में भीड़ और अधिक बढ़ गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों का भारी हुजूम ट्रेन में चढ़ने के लिए तत्पर नजर आ रहा है। भाई टिकट भी नहीं है, टिकट होने के बाद भी नहीं जा पा रहे, तो ऐसा क्या फायदा है? अच्छा, कहाँ घर पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा आपका? राकेश। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। फरवरी का महीना चल रहा है और दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। ठंड लगने के समय में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। बता दें कि मौसम का यह बदलाव चिंता का विषय है। आज भी इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके बाद फिर से मौसम में बदलाव होने की स्थिति दिख रही है। धीमी पड़ी पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ेगी। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में वृद्धि और कल से गिरावट होने के भी आसार है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि कड़ाके की ठंड महसूस हो सके। वहीं वैज्ञानिक एसके पटेल के अनुसार एक चक्रवाती परिसंरचना पूर्वोत्तर बांग्लादेश में बना हुआ है। उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम की हवाएं भी हावी है। कल तक उत्तर बिहार के 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। आज तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। फिर कल से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की स्थिति बन रही है। आज यानी 11 फरवरी को बिहार के उत्तरी भाग के जिलों में 1 या 2 जगहों पर सुबह के समय मध्यम से हल्के स्तर का कोहरा देखा जा रहा है। वहीं दिन में धूप खिली रहेगी। राज्य के दक्षिणी भाग जैसे जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और बांका जिले में दिन के समय सामान्य से अधिक तापमान रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही आज से मध्यम से तेज गति की पछुआ हवा चलने का भी पूर्वानुमान है। इस वजह से कल से तापमान में गिरावट की स्थिति बन रही है। 10 फरवरी को बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान दिन का सर्वाधिक तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में, सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस टेहरी में दर्ज किया गया। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।